Sorry, there was an interruption. I mean the technical interruption there. तो बात करते हैं. I was discussing about Article 72 empower the president to grant pardon in all cases. यानी कि जो आर्टिकल 72 है बात करता है पार्डनिंग पावर की प्रेसिडेंट को जो दी जाती है जिसमें से पनिशमेंट दिया गया हो किसी भी फॉर्म में यानी कि यूनियन लॉ द्वारा तो उसको पार्डन करना है यानी कि किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना या कोई भी मार्शल लॉ है उसके लिए भी जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसको कन्वर्ट किया जा सके या फिर उसको माफी दी जा सके या डेथ सेंटेंस दिया जा सके. अगर हम गवर्नर के प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में अगर गवर्नर की पावर की बात करते हैं तो आर्टिकल 161 गवर्नर को पावर देता है पार्डनिंग पावर. बट ये जो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से थोड़ी सी अलग है बिकॉज इसमें जो है एक तो मार्शल जो कोर्ट है या फिर कोर्ट मार्शल वगैरह वाली जो पनिशमेंट्स है उसको जो है पार्डन नहीं किया जा सकता गवर्नर के द्वारा. उसके अलावा जो है डेथ सेंटेंस को भी पार्डन नहीं कर सकते गवर्नर. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा जो भी हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस यानी कि इसको सस्पेंड कर सकते हैं गवर्नर या फिर रेमिट कर सकते हैं किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया और उन्होंने अगर रिक्वेस्ट करी है जो भी पार्टी होगी रिलेटेड. बात करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की जिसमें कि पार्डन में किसी भी कोई सेंटेंस कोई भी जो पनिशमेंट है उसको जो है या तो कैंसिल किया जा सके या फिर कन्विक्शन उसका जो भी चेंजेस किया जा सके उसमें एब्सॉल्व कन्विक्ट. उसके अलावा कम्यूटेशन की बात करें सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म यानी कि आपको जो एक बहुत ही कठोर कारावास दिया गया उसका जो भी फॉर्म है उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सके दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन. रेमिशन की अगर बात कर सकते हैं तो रिडक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चार्जिंग इट्स कैरेक्टर यानी कि जो जो सजा दी गई है उसका जो नेचर है उसको चेंज ना करके जैसे 15 साल की सजा थी आपको 10 साल की सजा दे दी गई हो या सेम ही जो नेचर हो उसका दैट इज कॉल्ड रेमिशन. रेस्पाइट की अगर बात करते हैं तो जो पनिशमेंट दिया गया है उसका नेचर चेंज करना मतलब एक लाइटर फॉर्म में उसको जो है कन्वर्ट करना यानी कि किसी भी प्रेगनेंसी फॉर्म में हो कोई हैंडीकैप के सिचुएशन में हो तो इसलिए. अपार्ट फ्रॉम दिस रेप्राइव की अगर बात करते हैं तो डेथ सेंटेंस को जो है स्टे लगाने के लिए रेप्राइव का या टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको स्थगित किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड रेप्राइव. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन पावर यानी कि गवर्नर भी पार्डन पावर दे सकते हैं जैसे कि reprieves and respite and remission of the punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offense against a state law यानी कि स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर कुछ भी कोई पर्सन पकड़ा जाता है या उसने कोई भी क्राइम किया हो उसके लिए. अब लोकायुक्त एंड लोकपाल की बात करते हैं. आपने नाम सुना होगा मिस्टर अन्ना हजारे का. उन्होंने इतने ज्यादा अमरण अनशन किया था उसके बाद जो है लोकपाल जो है अप्लाई किया गया लेकिन why it was in news because Kerala Legislative Assembly passed the Kerala लोकायुक्त या अमेंडमेंट बिल 2022 आया और उसका जो भी बैकग्राउंड है मैंने एक लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में एक वीडियो बनाई है काफी डिटेल में. आई विल गिव दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काफी डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है तो वो शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है क्योंकि अगर ये न्यूज में है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले. आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो ध्यान में रखने होंगे कि क्या क्या टॉपिक जो है पीटी 365 के ईयरली जो कवर किए गए हैं. इसका मतलब ये है कि ये जो है कंसाइज्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है और उसको रिवाइज करना है आपको करंट अफेयर को क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता. यूपीएससी पूछती है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नॉट द आई मीन फैक्ट बेस्ड. तो 1966 में जो है टर्म लोकपालन लोकायुक्त कॉइन की गई थी डॉक्टर दैट इज एलन सिंघवी द्वारा और उसके बाद ही यूज्ड इज अ रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो थ्रू आप कह सकते हो एलन सिंघवी ने ये टर्म कॉइन की थी लोकपालन लोकायुक्त. 2014 में सेंट्रल लोकपालन लोकायुक्त एक्ट 2013 वाज नोटिस्ड एंड नोटिफाइड. उसमें सबसे पहले तो जो भी भ्रष्टाचार वगैरह के लिए जो है लोकपाल और लोकायुक्त इम्पोर्टेंट है. इट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट्स.
ये याद रखना है आपको कि लोकपाल होगा यूनियन के लिए, लोकायुक्त होगा स्टेट्स के लिए। इट एम्स टू इंक्वायर इनटू allegations of corruption against certain public functionaries or for matter connected therewith or incidental therein to, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन हो, फंक्शनरीज हो, जो कि करप्शन में जो है इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट जो है एलिगेशंस अगर लगे हुए हैं तो उसके अगेंस्ट जांच हो सके। लोकपाल लोकायुक्त की बात करें, लोकायुक्त स्टेट्स के लिए होता है, इक्विवेलेंट टू सेंट्रल लोकपाल, यानी कि दोनों की पावर एक स्टेट के लिए और एक सेंटर के लिए आता है। सो देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच। सो हम बात कर रहे थे एलन सिंघवी ने जो लोकपाल एंड लोकायुक्त की टर्म कॉइन की थी। इट एक्सटेंड द होल इंडिया, यानी कि सम स्टेट्स ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड लोकपाल एंड लोकायुक्त, यानी कि स्टेट्स में लोकायुक्त आया ऑफ कोर्स और सेंटर में लोकपाल था। लेकिन अगर बात करते हैं लोकायुक्त की, महाराष्ट्र में 1971 में और केरला में 1999 में आया लोकायुक्त, जो इम्प्लीमेंट किया गया। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी जो भी जांच है वो की जा सकती है लोकायुक्त स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे लोकपाल। अब बात होती है स्पेसिफिकेशंस की एंड डिटेल्स की। कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स, यानी कि एक चेयरपर्सन होगा, उसमें 8 मेंबर्स होंगे और 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स एंड 50% शैल बी ST OBC एंड माइनॉरिटी एंड वुमेन में से होगा, यानी कि 50% तो जुडिशियल मेंबर्स होंगे इसमें। उसके अलावा जो भी 50% बचेंगे उसमें से विमेन भी होनी चाहिए, माइनॉरिटी सेक्शन से भी होना चाहिए, SC ST एंड OBC से भी होना चाहिए। टेन्योर ऑफ ऑफिस जो बात करें, अगर चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय द टर्म ऑफ 5 years अंटिल अटेनिंग एज ऑफ 70 years। 70 years का बंदा हो जाना चाहिए, मतलब उनकी एज 70 साल होनी चाहिए। जो भी पहले पूरी हो जाए तो उसी के हिसाब से उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी की। चेयरपर्सन एंड लोकपाल मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन से जो है लोकपाल के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगी प्राइम मिनिस्टर, जैसे चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, इसमें लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी एंड एमिनेंट जूरिस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट की नजरों में कोई बहुत अच्छा जो है लॉ को जानने वाला होगा, उसको एमिनेंट जूरिस्ट बोला जाता है। सो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अदर मेंबर ऑफ पैनल, यानी कि और मेंबर जो होंगे पैनल के उनकी रिकमेंडेशन से उनको जो है नॉमिनेट किया जाएगा। As per Lokpal Act 2013, Department of Personnel and Training needs to create a list of candidates who are interested to become the chairperson or member of Lokpal, यानी कि एक जो कमेटी होगी या पर्सनल जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होगा उसमें से एक लिस्ट क्रिएट की जाएगी उनके द्वारा और उसी से ही चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल को चूज किया जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं। एक्विजिशन बाय द करप्ट मीन्स इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, यानी कि प्रोसिक्यूशन अगर पेंडिंग भी होगा और जो भी करप्शन के मीन्स हो उस चीज को डिफाइन करना। टाइमलाइंस फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, 60 डेज का टाइम होगा, 60 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 months फॉर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय CBI, यानी कि 60 दिन तो होगा इसका जो भी इंक्वायरी और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है 6 महीने के अंदर CBI के द्वारा। दिस पीरियड ऑफ 6 months कैन बी एक्सटेंडेड बाय लोकपाल ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम CBI, यानी कि CBI की रिक्वेस्ट हो, अगर 6 महीने से ज्यादा अगर एक्सटेंड होता है तो CBI को रिटर्न में देना होगा और लोकपाल ही इसको जो है एक्सटेंड कर सकता है। पावर विद रेस्पेक्ट टू CBI, यानी कि CBI की अगर पावर की बात करें, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन over an investigation agency including CBI from case referred to them by लोकपाल, यानी कि लोकपाल के द्वारा जो भी केसेस वगैरह रेफर किए जाएं। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ CBI इन्वेस्टिगेशन केस रेफर्ड बाय द लोकपाल वुड नीड अप्रूवल ऑफ लोकपाल, यानी कि अप्रूवल का जो लोकपाल का अप्रूवल भी चाहिए होगा। लोकायुक्त की अगर बात करें स्टेट लेवल पे है तो इसमें जुरिस्ट ओवर चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLAs, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड
सर्टेन प्राइवेट, यानी कि जिन जिन की जांच हो सकती है लोकायुक्त के द्वारा, ऊपर जो था जो लोकपाल जो लोकपाल होंगे वो इन सारे जो है लोगों को इनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसमें से अगर बात करें लोकायुक्त की, दे शैल बी जुरिस ओवर चीफ मिनिस्टर, हैव जुरिडिक्शंस ओवर चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलएज, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इनको भी जो है उनका भी जांच की जा सकती है। अब रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल, लोकपाल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बेसिस पे पिटिशन हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और ये जो पिटिशन फाइल होनी चाहिए एटलीस्ट 100 मेंबर होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा, तभी वो जांच जो है या रिमूवल होगा। लोकपाल जुरिडिक्शन की बात करते हैं अगर, यानी कि उनका जो दायरा, इट एक्सटेंड टू द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप्स ए बी सी एंड डी, ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 lakhs, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज्यादा का अगर ले रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो है इसको, ये जो है लोकपाल के जुरिडिक्शन में आते हैं। अब आती है पार्लियामेंट्री कम्युनिटीज, विच इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, और इसमें लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, और अगर ये न्यूज में है तो फिर इस साल भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं व्हाई इट वाज इन न्यूज। फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, a panel has presented its recommendations to chairman regarding increasing tenure of house committee। तो जो भी ये जो ये बात करी गई है कि जो भी कमेटी है उसकी जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए जो है, जो पर्टिकुलर अभी के लिए सेक्रेटेरिएट से राज्यसभा से इस चीज को रिक्वेस्ट की गई है। तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वाज सेट अप pursuant to provisions contained in Article 98. Article 98 में ये चीज मेंशन की है, which provides for separate secretariat staff for each house of the parliament। secretarial staff होगा पार्लियामेंट को जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। इट फंक्शंस अंडर गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, और ये जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनके कंट्रोल में काम करती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज की अगर बात करें, आपने पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो मैंने स्टैटिक पोर्शन है कराया था, जो कि आप क्वालिटी की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो डिटेल में, काफी अच्छे से बहुत सिंपल तरीके से कराया है मैंने उसमें। यू कैन गो टू दैट, आई विल ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या उसमें जो भी लिंक होगा मैं दे दूंगी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट इज अ पैनल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस एंड नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। अब इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज ये जो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, विच वर्क अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, और जो कि स्पीकर की डायरेक्शन में काम करते हैं, और जो भी ये कमिटीज बनती है जांच वगैरह के लिए बनाई जाती हैं। विच वर्क अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू हाउस टू अ स्पीकर, और जो भी इनकी रिपोर्ट होती है वो स्पीकर जो होता है हाउस का उनको दी जाती है। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमिटीज की, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव देयर ओरिजिन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसका जो है ओरिजिन है। तो अगर बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की, ओरिजिनली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, या वहां से कह सकते हैं कि अब वहां पे ये मेंशन था। एंड अगर बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की, आर्टिकल 105 ये पावर देता है पार्लियामेंट्री कमिटीज को, और प्रिविलेजेस ऑफ एमपी, या फिर कह विद द प्रिविलेजेस एमपी, आर्टिकल 118 which gives parliamentary authority to take rules to regulate its procedure and conduct business, यानी कि जो भी बिजनेस प्रोसीजर्स होते हैं उसको कंडक्ट करना। पार्लियामेंट इज नॉट फाउंड बाय रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज, क्योंकि पार्लियामेंट जो है कमिटीज मतलब किसी के रिकमेंडेशंस पर नहीं होती है, इन कमिटीज की रिकमेंडेशंस पर नहीं फॉर्म होती है। ऑफकोर्स वो जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें। Constitution makes mention of these committees at different places but without making any specific provisions regarding their composition tenure। अगर बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की, क्योंकि दो तरह की कमिटीज हैं जो कि आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा भी होगा, जिसमें कि स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरी होती है एडहॉक कमिटीज। तो स्टैंडिंग कमिटीज का जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और ये परमानेंट होती है नेचर में, एंड कॉन्स्टिट्यूशन
constituted from time to time and work on a continuous basis. यानी कि जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे बनती रहती हैं और जो है एडहॉक कमेटी होती है वो जब जरूरत पड़ती है इनकी तभी बनती है। अब इसमें टेम्परेरी होती है नेचर में एडहॉक कमेटी और जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो परमानेंट होती है नेचर में। अब यहाँ पे बात करते हैं cease to exist on completion of the task, यानी कि जब काम कंप्लीट हो जाता है तो जो एडहॉक कमेटी होती है उनको खत्म कर दिया जाता है। इसमें आता है कि ऑल दीज मैटर्स आर डील बाय द रूल ऑफ टू हाउसेस, यानी कि टू हाउसेस से जो भी मैटर है यानी कि चाहे राज्यसभा और लोकसभा से, तो ये पूरा जो भी मैटर होता है उसके अंदर ही चलता रहता है। अब यहाँ पे मेनली बात करते हैं मेन एक्टिविटीज ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरिएट की बात करें तो इसमें है प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू राज्यसभा, यानी कि सेक्रेटरियल जितना भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करना राज्यसभा को, इंफॉर्मेशन वगैरह देना। उसके अलावा सर्विसिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज और पार्लियामेंट्री कमिटीज को सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो प्रोवाइड करना। पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की जितनी भी एक्टिविटीज होती है सेक्रेटेरिएट जो होता है वो पूरी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करता है इन कमिटीज को। तो ये आप कह सकते हो कि असिस्टेंट की तरह काम करते हैं ये। एंड अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज तो इसका मेनली है एंश्योर फाइनेंशियल प्रूडेंस। प्रूडेंस यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजेक्शन है कहाँ किस तरीके से जो भी पैसा लगा है उसका पर्टिकुलर लेखा जोखा जो है ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो बनाती है और उनको ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इंगेज विद द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उससे इंगेजमेंट प्रॉपर बना रहता है। इंश्योर डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड वर्क इन नॉन पार्शियल मैनर, यानी कि इसमें जितने भी प्रोसीजर्स हैं डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा और उसमें एक हार्मोनी भी बनी रहती है। उसके अलावा बात करते हैं एड अपोजिशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल टू इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो ये कमेटीज होती हैं सपोज करो कि कोई भी जो है घोटाला वगैरह हो जाए तो अपोजिशन जो है एक करती है वॉचडॉग का काम कह सकते हो या फिर एग्जैक्टली वॉचडॉग नहीं बोलेंगे बट इट इज लाइक कि एक जो है लिमिटेशन फॉर्म करके रखती है कि कुछ भी अगर जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से अगर कुछ भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसको देखा जा सके। स्टैंडिंग कमिटीज का जो भी मेन फंक्शन आप कह सकते हैं कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल फाइनेंशियल कमिटीज। उसके बाद आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज, ये सारी जो कमिटीज हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं और उसकी डिटेलिंग लेती हैं। उसके बाद कमिटीज जो इंक्वायरी के लिए जो कमिटीज हैं, हाउस कीपिंग कमिटीज और सर्विस कमेटी जो कि डिटेल वगैरह प्रोवाइड करना। कमिटीज रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस रिलेटेड, यानी कि जो भी पार्लियामेंट में अदर एक्टिविटीज होती है उनको ध्यान रखना। अब आता है एनआरसी। एनआरसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने बहुत ज्यादा न्यूज में ये इसलिए भी देखा है कि एनआरसी पे काफी ज्यादा बात भी हुई है एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज। कैग रिपोर्ट्स ऑन कंप्लायंस ऑडिट ऑफ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट ऑफ एनआरसी अपडेट प्रोजेक्ट इन आसाम, क्योंकि आसाम ही एक ऐसा राज्य जहाँ पे एनआरसी जो है लागू किया गया था। फ्लैग डेटा टैंपरिंग रिस्क, यानी कि वहाँ पे जो भी डेटा अभी अवेलेबल है उसमें डेटा टैंपरिंग है, कुछ भी लूप होल्स की बात की गई है एंड अपडेट एनआरसी को अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बॉर्डर है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो जो है काफी इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं नेपाल की साइड से और बांग्लादेश की तरफ से भी आ जाते हैं, तो ये जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है आसाम के लिए। एनआरसी के बारे में अगर बात करते हैं तो एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर इलीगल इंडियन सिटीजन, यानी कि एनआरसी एक ऐसा रजिस्टर है जो कि इंडिया में रहते हैं, उनकी जो भी डिटेल्स होगी इंडिया में वो जो है एनआरसी में रजिस्टर्ड होंगे एंड आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स फ्रॉम द एल्सवेयर ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि उन्होंने अपना वहां से आने के बाद इन लोकेशन से आने के बाद अपने आप को रजिस्टर करा दिया हो वहां पे। एट प्रेजेंट आसाम में अगर बात करते हैं, आसाम इज द ओनली स्टेट हैव एन एनआरसी, क्योंकि आसाम में ही एनआरसी है अभी तक
और अदर स्टेट्स में नहीं है. इट फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1951 एंड फाइनली अपडेटेड इन 2019. 2019 में इसको अपडेट किया गया. एनआरसी की अगर अपडेट की बात करें, वाज अपडेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजन एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप की बात करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003. 2003 के अकॉर्डिंग जो है ये आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जा सकता है इसको. एंड आइडेंटिटी कार्ड एक्ट था 2009 का, उसमें उसके अंडर आता है. सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अंडर इट फॉरेनर हु हैड entered Assam from January 1st, 1966 would have all rights of obligations of Indian citizens. यानी कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजन एक्ट बात करता है फॉरेन हु हैव एंटर्ड आसाम बिफोर, यानी कि 1 जनवरी 1961 से पहले जो भी एंटर किए गए हैं फॉरेन, यानी कि अदर कंट्रीज के लोग, वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि उनको राइट दिया जाएगा कि वो इंडिया के सिटीजन हैं. Apart from this, it includes person whose name appear in any of the electoral rolls up to the midnight of the 24th March 1971, यानी कि 1907 midnight तक के जो भी लोग हैं, और एनआरसी 1951 एंड देयर डिसेंडेंट्स, यानी कि उनके पूर्वज वगैरह होंगे तब. Its origin can traced back to Assam record 1985. Not inclusion of a person name in NRC doesn't by its amount to him or her being declared as foreigner, यानी कि अगर किसी का नाम रजिस्टर में नहीं है और वो कोई भी ऐसा इलेक्टोरल रोल या वो कुछ भी इस तरह की आइडेंटिटी नहीं है उनके पास, दैट इज कॉल्ड फॉरेनर्स. सच इंडिविजुअल्स विल हैव ऑप्शन टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, यानी कि वो अपने केस को जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल में दिखा सकते हैं और उसके अपनी जो सिटीजनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हम यहीं के सिटीजन हैं, जो भी कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं. अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें सिटीजन की, सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेनली इशू करता है गाइडलाइंस कि किसी के पेरेंट्स रिनाउंसमेंट इंडियन सिटीजनशिप से है तो उनको सिटीजनशिप दी जाती है, और उसके अलावा दे आर माइनर्स बट नॉट वांट टू रिक्लेम देयर नेशनैलिटी, जिन्हें कि अपनी नेशनैलिटी रिक्लेम ना की हो. अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, every minor child of a person who renounce their citizenship shall thereupon cease to be a citizen of India, यानी कि जो भी माइनर होगा किसी भी पर्सन का बच्चा, तो वो फिर सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा. एंड provided that any such child may within 1 year after attaining full age make a declaration that he wishes to resume Indian citizenship, यानी कि वो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर रहा है. उसके अलावा एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्ड 5 ways ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, जैसे कि बर्थ डिसेंट के बेसिस पे हो, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हो, नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपको जो सिटीजनशिप वाला टॉपिक है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. इसका सीधा सा मतलब ये है. तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि किसी टेरिटरी को इंडिया ने अपने में मिला लिया हो, उस टाइम पे जो है सिटीजनशिप उस बंदे को मिल जाएगी. अब बात करते हैं जो भी एक्ट आए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं 1988, 1992, 2005 एंड 2019. Renunciation of Indian citizenship. Any citizen of full age and capacity who is also citizen or national of another country can renounce Indian citizenship. अगर कोई भी बंदा या किसी भी पर्सन ने किसी और कंट्री की नेशनलिटी ली है, सिटीजनशिप ले ली है, तो फिर जो इंडिया की सिटीजनशिप होगी वो ऑटोमेटिकली उसको छोड़नी पड़ेगी या फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा. इसी तरीके से इसमें भी है. एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु रिनाउंस देयर सिटीजनशिप शैल रीअपॉन सीज ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि वो उस पर्सन पर वेरी करेगा या डिपेंड करेगा जिसने पहले जो है सिटीजनशिप छोड़ दी थी. Renouncement, apart from this, other ways of lose of Indian citizenship, deprivation of the citizenship by government if citizen obtained by means of fraud, यानी कि कुछ भी फ्रॉड वगैरह किया हो
या फिर सिटीजन वल्नरेबिलिटी हो, वॉलंटरली अगर किसी ने जो है किसी और कंट्री की जो सिटीजनशिप एक्वायर की हो तो फिर उसकी जो सिटीजनशिप है कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, डेलीगेशन लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा न्यूज में तो नहीं रहा, बट आई मीन पहले नहीं रहा, बट दिस इज लाइक यहाँ पे बात करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन which is ultra vires the parent act cannot be given any effect. अब इसमें मेनली है, एज पर रूलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द purview of the parent act. If it doesn't, it is ultra vires and can't be given any act. Supreme Court held that delegated legislation, including rules and regulations formed by state and center authorities, should not supplant but supplement parliamentary statute from which it draws power from. तो सिंपल सी टर्म में मैं बात करती हूँ इसके, तो सिंपल सी चीज दी गई है कि जो पेरेंट जो एक्ट है या जो भी कानून बनाया गया है, तो लेजिस्लेचर और जो आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि कुछ सिचुएशन है उसको आप अच्छे से हैंडल कर सको, और अगर उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यही चीज कही है कि एज पर रूलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट बी ट्रेवल बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पेरेंट एक्ट। यानी कि जो पेरेंट एक्ट है, सपोज करो आपने देखा होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 6 मंथ का दिया जाता है, तो 6 महीने को अब जो है उसको आप 1 साल नहीं कर सकते, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसको 1 साल नहीं कर सकता। जो भी उसका 6 मंथ का प्रोविजन है उसमें जो उसी के बेसिस पे जो है इसको ध्यान में रख के ही आप कोई भी लॉ बना सकते हो, एंड शुड नॉट बी सप्लीमेंट बट सप्लीमेंट्स पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट फ्रॉम विच इट ड्रॉज पावर। यानी कि जो भी ओरिजिनल है एक्ट उससे आप पावर लेके और कुछ भी सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हो, बट जो भी ओरिजिनल एक्ट है या पेरेंट एक्ट है उसमें बहुत ज्यादा वैसे चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है, उसके अलावा इट इज अ प्रोसेस बाय विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर बाय primary legislation to make laws in implement and administer requirement of the primary legislation। यानी कुछ भी प्राइमरी लेजिस्लेशन से जो भी पावर गेन करी है एग्जीक्यूटिव ने, तो ये उसमें से कार्व्ड आउट करके अकॉर्डिंगली सिचुएशन पे हैंडल कर सकते। प्राइमरी पार्लियामेंट thereby through primary legislation enables to make law and rules through a process of delegation legislature। यानी कि जो भी लॉज वगैरह बना सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर बना सकते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हो कि कम टाइम की वजह से कभी कभी जो है सिचुएशन ऐसी आ जाती है। अब पर्पस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें तो रिड्यूस प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पे जो भी प्रेशर है इसको रिड्यूस करना। डिसेंट्रलाइजेशन इन सेक्टर स्पेसिफाई रूल्स एंड रेगुलेशंस मेकिंग, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए रूल बनाए जाए। उसके अलावा इनेबल गवर्नमेंट टू मेक लॉ विदाउट वेटिंग फॉर अ न्यू एक्ट और पार्लियामेंट टू बी पास। यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये गवर्नमेंट को ये पावर मिली कि विदाउट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस और सो ये पावर देता है कि टाइम को कम करके और इजीली जो है लॉ मेकिंग की जाए। विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू in modern administration provide more power to different authorities on specific occasions is required। यानी कि पर्टिकुलर ओकेजन पे अगर जरूरत है तो उसमें लॉज बनाए जा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं पंचायत। पंचायत इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीजें जो है इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अब न्यूज में क्यों था, रिसेंटली छत्तीसगढ़ में नोटिफाई किया गया था रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, पीसा एक्ट 1996 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे पे जो पीसा एक्ट था उसके जो भी एक्सटेंशन आप कह सकते हो शेड्यूल्ड एरिया के एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। अब पीसा एक्ट में क्या हुआ,
नोटिफाई किया गया, छत्तीसगढ़ बिकम 7th स्टेट इन कंट्री टू फ्रेम रूल्स एंड इम्प्लीमेंट पीसा एक्ट आफ्टर आंध्र प्रदेश, गुजरात, अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो इन जो है छत्तीसगढ़ भी एक राज्य बन गया इन 6 के अलावा 7 स्टेट्स के अलावा। पीस एक्ट के बारे में अगर बात करें, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ दिलीप सिंह बरुआ कमेटी, कुछ कमेटीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो शायद ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज ये न्यूज में है। पीस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1996 फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड टू ब्रिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम, यानी कि जो भी उनका नॉर्मल लाइवलीहुड है या मेन स्ट्रीम में आने के लिए, जो कि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बिकॉज ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को थोड़ा सा जो है ये आउटर वर्ल्ड से समेट के रखती है और उनके जो भी कल्चर है उसको भी संभाल के रखती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पीसा इन स्टेट्स। पीसा एक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पीसा एक्ट को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो प्री प्रोविजन है पर्टिकुलर मतलब स्टेट्स में भी लागू किए जाए, तो इन स्टेट्स में जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल कल्चर को सेफगार्ड किया जाए और उनको कंजर्व किया जाए। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9th of Constitution related to the Panchayat to scheduled areas of 10 states under Article 224(1) subclause 1. Read the Schedule 5 with certain modifications and exceptions, यानी कि कुछ exceptions और modifications है Article 224 subclause 1 और Schedule 5 में आता है। तो इसके अंतर्गत जो 10 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, क्योंकि इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन काफी है, तो ये जो सारे स्टेट्स हैं उनमें ये चीजें लागू करी गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस फिगर में दिए गए हैं। मेजर पावर ऑफ ग्राम सभा अंडर पीसा एक्ट, यानी कि पीसा एक्ट में ग्राम सभा की कुछ स्पेशल पावर्स हैं या एक्सटेंडेड पावर कह सकते हो आप इसमें। सबसे पहले टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान, यानी कि कुछ भी लोकल प्लान है या कुछ भी इस टाइप का सोशल सेक्टर से, तो उसको जो है कंट्रोल और फंक्शनिंग जो है वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के हाथ में अंडर पीसा। पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ लैंड एंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोरेशन एलिनेशन वगैरह, जितने भी आप लैंड वगैरह को बचाने के लिए इस टाइप की सारी चीजें जो है वो दी गई हैं। रिसेंटमेंट एंड रिहेबिलिएशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, लाइसेंसिंग, माइनिंग, जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह होती है क्योंकि जंगलों वगैरह में भी होती है, तो वहां से मिनरल्स वगैरह निकालना, उसके लिए भी जो है पीसा पावर देता है ग्राम सभा को। regulates and restrict sale compositions of liquor, manage village market and control money lending to scheduled tribes and to manage minor water bodies, ownership of minor forest produce जितने भी होते हैं, तो वो जो है ट्राइबल पॉपुलेशन का राइट है ये, क्योंकि वो लोग वहां पर रहते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। तो ये जो सारे जो भी पावर्स है वो दी गई हैं अंडर पीसा। और जो चीजें हैं, कुछ और फीचर्स हैं पीसा एक्ट के 1996 के, उसमें बात करते हैं कंफर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, यानी कि स्टेट लॉ, और बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ पंचायत शैल बी इन कंफर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि जो इतने भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज वगैरह है उसको कंजर्व करना, उसको मैनेज करना और उनको उनका सेफ गार्ड करना। ग्राम सभा की बात करते हैं तो एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हुज नेम आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत एट विलेज लेवल। विलेज लेवल में जो पंचायत इलेक्टोरल रोल्स के लिए उसको जो है नॉमिनेट करना। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा हैज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंटल वर्क, जिसमें कि village identify beneficiaries, issue certificates of utilization of funds, power to control institutions and functionaries in all social sectors and local plans, जितने भी local plans हैं या कुछ भी गवर्नमेंट
स्कीम्स वगैरह आती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Every Gram Sabha to safeguard and prevent traditions and customs of people, कल्चरल आइडेंटिटी हो, चाहे कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे आपने जरावा ट्राइब्स के बारे में सुना होगा अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे क्या होता था कि अदर जो भी लोग और लोग जाते थे तो वहाँ पे उनको अलग अलग तरीके से एक न्यूज देखी गई थी कि न्यूज में आया था कि कुछ आउटर लाइक अदर स्टेट से लोग वहाँ पर गए और वहाँ पे जो फीमेल थी दे वर लाइक नॉट वियरिंग क्लोथ्स, बट उन्हें कुछ खाने की चीज दी और उनको बोला गया कि मतलब ऐसे जेस्चर दिया गया कि आप डांस करके दिखाओ, तो विच इज लाइक इनह्यूमन इन टर्म्स ऑफ कि किसी के कल्चर को आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए या ये इस टाइप की जो चीजें हो रही है उनको देखते हुए ये जो अथॉरिटी दी जाती है ग्राम सभा को कि कल्चर और जो है कस्टम्स है लोगों के उसको सेफ गार्ड किया जाए। अब रिजर्वेशन की बात करें, एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द कम्युनिटी पॉपुलेशन, यानी कि मिनिमम ऑफ 50% विद चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल्स टू बी रिजर्व फॉर एसटीज, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है चेयरपर्सन पंचायत का जो चेयरपर्सन है उसकी जो सीट रिजर्व की जाए। अदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं टॉपिक 2 की, इसमें है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि झारखंड गवर्नमेंट हैज सेंड द मैटर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि आपने ये चीज देखी होगी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चीफ मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई एज एन एमएलए फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इंडिया में जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह के लिए जो है झारखंड झारखंड गवर्नर ने ये जो है मैटर भेजा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंटरप्रेटेड एज अ पर्सन दैट ब्रिंग्स टू ऑफिस होल्डर्स सम फाइनेंशियल गेन, यानी कि फाइनेंशियल गेन कोई ले रहा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो पोस्ट ली गई हो उसके अलावा कोई और पोस्ट अगर एक्वायर की है और उससे फाइनेंशियल इनपुट्स आ रहे हैं तब उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिमूव किया जा सकता है। इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। आर्टिकल 101 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। एमपी एमएलए और एन एमएलसी इज बार्ड फ्रॉम द होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये लोग जो हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर हैं। उसके अलावा प्रोविजंस आल्सो प्रोटेक्टेड द लेजिस्लेचर if the office's question has been made immune to the disqualification by law। और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल बी रेफर टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इसको जो है हटा सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए सुनवाई भी कर सकते हैं। However, they shall obtain the opinion of election commission and shall act accordingly, यानी कि इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन दी जाएगी, उसके बाद ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लगा के रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद आती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया एमपी लेड्स। एमपी लेड्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिवाइज्ड द रूल्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एमपी लेड के लिए रिवाइज किया है उसके फंड के लिए will be deposited in the consolidated fund of India, क्योंकि पहले क्या होता था इंटरेस्ट accrued on funds used to be added MP-led account and could be used for the development of project, development and project, यानी कि पहले क्या होता था कि डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज कर दिया जाता था बट उसमें जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए। The proposed changes are aimed timely and efficient utilization of funds, जिसमें कि MP-led launch in 1993 enables MPs to suggest and get executed development works of a capital nature based on local felt needs, if with an emphasis of creation of durable assets, यानी कि एमपी को एक फंड ऐसा दिया जाता था जो कि उसके वो अपनी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट एरिया का डेवलपमेंट है उसके लिए यूज कर सके एंड बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड, यानी कि जहाँ पे उसको नीड फील हो। एमपी रिसीव 5 करोड़ रुपीज ईच ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2.5 करोड़ मिलता था दो इंस्टॉलमेंट में 2.5 और एमपी जो है अपने अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करता था। एवरी ईयर एमपी शैल रिकमेंडेड एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लेड फंड फॉर एरिया
इनहेबिटेड बाय एससी पॉपुलेशन। 7.5% जो है एसटी पॉपुलेशन वाले एरिया में इसको यूज करना ही था, दैट वाज मैंडेट। 15% एससी के लिए एरिया के लिए, एससी पॉपुलेटेड एरिया, और 7.5% था एसटी पॉपुलेशन एरिया के लिए। उसके बाद फंड्स अंडर एमपीलेट्स आर नॉन लैप्सेबल, यानी कि जो नॉन लैप्सेबल है कि आपने इतना अमाउंट जो है यूज कर लिया, बट नेक्स्ट ईयर आपको फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको यूज कर सकते हो, वो लैप्स नहीं होता था। District authority is responsible for overall coordination and supervision of the work under a scheme at district level and inspect at least 10% of the work under implementation of the law। यानी कि उसका 10% वर्क जो है इम्प्लीमेंटेशन वगैरह उसका करना, और जो भी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनका सुपरविजन करना सारे कामों का। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली is responsible for the policy formulation and release of the fund, prescribing monitoring mechanism for the implementation of the scheme। यानी कि पैसा लगा कि नहीं लगा, रोड बनी कि नहीं बनी, कहीं पे किसी का जो जैसे पंचायत भवन होते हैं उसका निर्माण करवा रहे हैं, या फिर किसी भी जो है लोकल मतलब लोकल्स ने कोई डिमांड करी है कि यहाँ पे इस तरीके का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, छोटे छोटे जो है पुल वगैरह बनते हैं जो नदियों पे या नहरों में, इस टाइप की चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो नेशनल विधान एप्लीकेशन नीवा, NEVA system has been developed to make all work and data related to the legislative bodies available online for the use of both citizen and member of assemblies। यानी कि नीवा जो है एक ऐसा डेवलपमेंट सिस्टम है टू मेक ऑल वर्क एंड डेटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उसका जितना भी वर्क है ऑनलाइन अवेलेबल हो, एंड ये जो है सिटीजन और असेंबली मेंबर्स के लिए, मेंबर ऑफ असेंबलीज के यूज के लिए हो। ई विधान इज designated as NEVA and Ministry of Parliamentary Affairs is nodal ministry for rolling up of NEVA। ये याद रख सकते हो आप, क्योंकि NEVA आप आ सकता है अगर न्यूज में है तो फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मेन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर दैट। NEVA aims to bring all legislature of country together in one platform, thereby creating a मैसिव डेटा डिपॉजिटरी, यानी कि एक बहुत बड़ा डिपॉजिटरी जो कि कंट्री के सारे लेजिस्लेटिव जो वर्क है उसके लिए जो है एक साथ लाना, उसको डेटा कंपाइल करना। उसके अलावा इट विल आल्सो हेल्प इन स्ट्रीमिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेरियस स्टेट असेंबलीज एंड टू एलिमिनेट यूज ऑफ पेपर डे टू डे फंक्शनिंग। जितने भी डे टू डे फंक्शनिंग है, सपोज करो कि आप जैसे आजकल रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई है, अब सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन है, कितने भी जो भी फंक्शन है या कोई आपने एप्लीकेशन दी पार्लियामेंट्री जितने भी वर्क है उसके लिए, तो बहुत सारे जो इतने सारे लोग हैं, हर चीज को एक्सेस करना, उसका जो अपडेट है वो लेना, तो आपको हर चीज के लिए पेपर वर्क पे नहीं जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप लॉग इन करके उसका स्टेटस इजीली जान सकते हो। अब बात करते हैं क्रिएटिंग एबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। Recently 7 new districts were created in West Bengal। तो किसी भी न्यू डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करना या फिर उसको खत्म कर देना, या किसी एक दो डिस्ट्रिक्ट को एक बना देना, इसमें हाउ डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिएटेड एंड एबोलिश्ड। तो दिस पार्ट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई डिस्ट्रिक्ट बना सके और कोई दो डिस्ट्रिक्ट को जो है मिला के और उसको जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सके, तो ये स्टेट की पावर है। सेंटर डजंट हैव एनी से इन द मैटर एंड परमिशन ऑफ द सेंटर इज रिक्वायर्ड व्हेन अ चेंज ऑफ द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन इज कंटेम्पलेटेड। यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नेम वगैरह अगर चेंज करना हो या रेलवे स्टेशन का, तब तो आप सेंटर से बात करोगे, अदरवाइज दो डिस्ट्रिक्ट को एक बनाना हो या फिर दो डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट बनाने हो, उसके लिए जो है सेंटर का कोई से नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने हिसाब से जो है उसको कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। Supreme Court ruled that Speaker of Legislative Assembly doesn't have any power to take away the status of former MLAs while deciding a disqualification plea against the
लॉ मेकर अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एंटी डिफेक्शन का वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये जो है ये पावर जो है स्पीकर को नहीं दी गई है। अब यहाँ पे जो है 2014 की बात करें, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर नॉट ओनली डिस्क्वालिफाइड सम ऑफ द स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल बट also take away their status of being treated as former lawmakers, depriving them of pension and other benefits। यानी कि 2014 में जो है स्पीकर ने, लेजिस्लेटिव स्पीकर ने ये किया कि जो जो मेंबर थे उन 10 शेड्यूल के अंदर, एक तो उनको डिप्राइव कर दिया पेंशन से भी, उसके जितने भी सारे बेनिफिट थे, और लॉ लॉ मेकिंग जो पावर होती है उससे भी। केतो होलान केस काफी ज्यादा फेमस केस है, तो ये आपको याद रखना है। केतो होलान जयशीला अदर 1992 में सुप्रीम कोर्ट रूल द पावर ऑफ स्पीकर अंडर 10 शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आता है। इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं तो कमेटी हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए जो भी कमेटीज बनती है उसमें एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। कमेटी वाज सेट अप इन 1976 अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है एंड chaired by the Union Home Ministry. It submitted the report to the President and mandate to review the progress made in the use of Hindi for official purposes and to make recommendations to increase use of Hindi in official communication। यानी कि हिंदी का जो भी है आप कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार होने के लिए ये जो है बात करी जा रही है। अब आती है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी। एनईसी जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, 50 years of NEC, Prime Minister stated that government should work on 8 pillars from Northeast development, जैसे peace, power, tourism, 5G connectivity, culture, nature, farming and sport potential। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें ये 8 पिलर्स हैं, उनको ध्यान में रख के वहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। पीएम इनॉग्रेटेड गृह प्रवेश प्रोग्राम इन त्रिपुरा फॉर मोर देन 2 lakh बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम। उसके लिए जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जो है इनॉग्रेशन किया 2 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने के लिए। अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म करी गई 1971 में। 7 conditions are there: work under administrative control of the Ministry of Development of NER। उसके अलावा constitutions, compositions of Union Home Ministries, ex officio chairman of NEC, and consist of 8 states: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये 8 स्टेट्स हैं जो कि NEC के अंतर्गत आते हैं। और इसका फंक्शन की अगर बात करें टू प्रमोट cooperation and coordination among the northeastern states। उसके अलावा provide the forum for the resolution of the interstate disputes among the northeastern states। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो है इंटरस्टेट डिस्प्यूट काउंसिल या एक फोरम का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। जोनल काउंसिलिंग की अगर काउंसिल की बात करें, ईस्टर्न जोनल Eastern Zonal Council comprising states of Bihar, Odisha, West Bengal, Jharkhand held a meeting in Kolkata। Other zonal councils are Northern Zone Council जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, और जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, ये सारे आते हैं अदर जोनल काउंसिल में। एंड सेंट्रल जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आता है सेंट्रल जोनल काउंसिल में। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है गोवा, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। एंड सदर्न में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। तो ये चीजें वैसे तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्योंकि आप इसको जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हो। अब जोनल काउंसिल की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट ने जो है जोनल काउंसिल को एस्टैब्लिश किया, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। चेयरमैन जो है होम मिनिस्टर होते हैं इसके और मेंबर होते हैं
Chief Minister and two other ministers are nominated by the governor from each of the state and two members from union territory included in zones. फंक्शन अगर फंक्शन की बात करते हैं तो डिस्कशन एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस विद regard to any matter of common interest in field of economic and social planning, any matter concurring bold dispute यानी कि कुछ भी linguistic minority से related हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। कई बार तो ऐसा होता है कि पानी आने के लिए भी या नदी का पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है उसके लिए भी हो जाता है। एनी मैटर कनेक्टेड विद अराइजिंग आउट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट अदर, जैसे किसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कोई स्टेट नया बन रहा है उस टाइप के लिए। तो ये था टॉपिक 2 एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मैंने 50 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। तो जो टॉपिक 3 होगा हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन आपको ये जो टॉपिक है 50 मिनट्स का वीडियो है, तो अगर आप डबल की स्पीड में देखोगे तो ये 25 मिनट्स में आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। और मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप आई एम लाइक डूइंग अप टू द मार्क। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में है हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड जिसको पीटी 365 पढ़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इट विल ईज आउट द थिंग। टिल देन स्टडी हार्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।